Welcome to We Learn. This is session 20 of C++. Here are the topics which we are going to discuss today. First of all, we will discuss about the derived classes, then constructor and destructors in the derived classes. After that, how to initialize the objects and their conversion, then nested classes. After that, multi-level inheritance, then multiple inheritance, hybrid inheritance, and at last virtual base class. So let us discuss about constructors. What are constructors? Basically, when we talk about constructors, these are the special type of functions. As we have already discussed, हमने ये already discuss किया था कुछ last sessions में कि constructor क्या होता है. constructor एक special type of function होता है जिसकी कोई भी return type नहीं होती है. And the main thing about constructor is that it has the same name to that of the class name. मतलब इसका नेम वही होगा जो कि क्लास का नेम होगा. कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. नाउ here is a example of a constructor. Here we have a class x. हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है x नाम से. उसमें हमने एक पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया x. दिस फंक्शन हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है x नाम से, ये सेम हमारा क्लास नेम है जो कि x हमने डिफाइन किया है. दैट्स वाई वी कॉल इट अ कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. As you can see here that in using the slash symbols, using two slash symbols, we have given a comment for the constructor of a class. Now the next important thing about constructors is that constructors are basically used to create and initialize the objects of a class. ये हम यूज़ कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए या वेरिएबल किसी क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए. हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को कांस्टेंट नहीं बना सकते, वॉलेटाइल नहीं कर सकते और कांस्टेंट वॉलेटाइल नहीं कर सकते हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड. आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक या वर्चुअल नहीं बना सकते. स्टैटिक मीन्स that means the constructor is visible to all the classes and all the objects. It does not belong to a particular object. means वो जिस कंस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक बनाओगे तो वो स्टैटिक बनाने से क्या होगा, पूरी क्लास के लिए विजिबल होगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा. इसीलिए हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक नहीं बनाते क्योंकि कंस्ट्रक्टर पर्टिकुलरली एक क्लास का होता है, सेम क्लास नेम होता है उसका. Now the next important thing about constructor is you do not specify a return type for a constructor. As we have already discussed, हमने अभी ये डिस्कस किया था किसी भी कंस्ट्रक्टर का हम रिटर्न टाइप नहीं शो करते हैं बिकॉज इट रिटर्न्स द रेफरेंस ऑफ ए क्लास. कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास का रेफरेंस शो करता है, इसीलिए हम उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रखते हैं. नाउ द नेक्स्ट important थिंग इज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन एंड कन्वर्जन. नाउ हियर आर सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड टू this topic. First one is the compiler obeys the rules of 8.5.1 and 13.3.1 of the 2003 C++ ANSI standard for initialization and conversion. मतलब यहाँ पे ये बताया गया है हमारे कुछ रूल्स हैं जो कि ये हमारे इनिशियलाइजेशन और कन्वर्जन टेक्निक्स फॉलो करती हैं एंड दीज रूल्स कम्स अंडर द कैटेगरी कॉल्ड 8.5.1 एंड 13.3.1. Now here is the first one. Direct initialization requires initialization by a constructor and no longer picks a user conversion sequence. मतलब आपको किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्टली उसे इनिशियलाइज कर सकते हो, उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो. नेक्स्ट इज कॉपी इनिशियलाइजेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम और ड्राइव टाइप नाउ रिक्वायर्स ए कंस्ट्रक्टर कॉल. मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हो, एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो. नाउ हियर इज द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर्स. कॉपी इनिशियलाइजेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स नो लॉन्गर प्रेफर्स यूज़र कन्वर्जन ओवर कंस्ट्रक्शन. दैट मीन्स जब आप कॉपी करोगे ऑब्जेक्ट्स की, एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करोगे तो वहाँ पर यूज़र का कोई इंटरफेरेंस
नहीं होता, वहाँ पर जो सारा टास्क होता है वो हमारा कंस्ट्रक्टर परफॉर्म करता है। कंस्ट्रक्टर हमारा एक ऑब्जेक्ट की कॉपी डेटा को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का। Now the next thing is, if the compiler finds a suitable user conversion, it now continues to look for converting constructors. That means अगर आपको सेम कंस्ट्रक्टर अगेन एंड अगेन कॉल करना है तो वहाँ पर आप ये एम्बिग्विटी का मतलब यहाँ पर यूज़ हुआ है रिपीटिशन के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है, कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें यूज़र का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, if the chosen conversion function is a converting constructor, the call initializes a temporary of the destination type। मतलब अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर चूज़ किया है जिसको आपको कन्वर्ट करना है तो वो ऑटोमेटिकली एक टेम्परेरी मेमोरी एलोकेट होती है इसको कन्वर्जन टाइम पर, और जब वो कन्वर्जन कैरी आउट हो जाता है तो वो मेमोरी फिर से डीएलोकेट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज द रिजल्ट ऑफ द कॉल इज देन यूज टू डायरेक्ट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। जो जिस मेथड को हमने कॉल किया, जिस ऑब्जेक्ट को हमने कॉल किया दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसमें हमें उसकी वैल्यू कॉपी करनी है, वो यहाँ पर डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाता है। यूज़ द कंपाइलर स्विच VBO टू रिवर्ट टू द प्रीवियस बिहेवियर। अगर आप चाहते हो कि आप फिर से उसी बिहेवियर पर जाना चाहते हो जो पहले वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा था, उसी टास्क को परफॉर्म कराना चाहते हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो VBO। VBO हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू रिवर्ट द बिहेवियर। आप प्रीवियस बिहेवियर को फिर से रिवर्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज फॉर एन एक्सप्लिसिट कास्ट द कंपाइलर नाउ परफॉर्म्स डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑन ए टेम्परेरी। एक्सप्लिसिट कास्ट का मतलब होता है अगर सपोज जो यूज़र को कन्वर्जन करना होता है वो होता है एक्सप्लिसिट। अभी हमने कहा था कि इन कन्वर्जन्स में जो हमने अभी डिस्कस किए उनमें यूज़र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, दैट मीन्स दोज आर इम्प्लिसिट कास्ट। इम्प्लिसिट कास्ट मतलब वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ ए कंपाइलर यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। अब यहाँ पर कोई भी टाइप अगर यूज़र कन्वर्ट करता है, एक टाइप को दूसरे टाइप में यूज़र कन्वर्ट करता है तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड क्लासेस। हमने कुछ लास्ट सेशंस में ये डिस्कस किया था व्हाट आर नेस्टेड क्लासेस। बेसिकली जैसे कि हमारे नेस्टेड लूप्स हैं, नेस्टेड एरेज हैं, तो हम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड क्लास का। मतलब एक क्लास के अंदर अगर आप दूसरी क्लास डिफाइन करते हो तो उसे बोलते हैं नेस्टेड क्लास। दैट मीन्स व्हेन अ क्लास इज डिक्लेयर्ड विद इन द स्कोप ऑफ अनदर क्लास इट इज़ कॉल्ड ए नेस्टेड क्लास। मतलब अगर आप एक किसी भी क्लास को दूसरी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, तो वो क्या कहलाती है, नेस्टेड क्लास। द नेम ऑफ अ नेस्टेड क्लास इज लोकल टू इट्स इंक्लोजिंग क्लास। मतलब जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे कुछ वेरिएबल्स के कि किसी क्लास के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर आप कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तो वो उसके लोकल वेरिएबल्स या लोकल फंक्शंस कहलाते हैं। इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से अगर एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास को डिफाइन करोगे तो वो जो क्लास आपने दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन की है वो मेन क्लास के लिए लोकल क्लास कहलाएगी। Unless you use explicit pointers, reference or object names, declaration in a nested class can only use visible constructs including type names, static members and enumerators from the enclosing class and global variables। That means कि आप इस क्लास में जो भी आप डिफाइन करोगे वेरिएबल्स या फंक्शंस वो हमारी मेन क्लास के लिए विजिबल होंगे। अगर आप चाहते हो कि वो दूसरी क्लास में विजिबल ना हो उसके लिए आप उन्हें डिफाइन कर सकते हो, स्टैटिक उन्हें बना सकते हो, उन्हें प्राइवेट आप शो कर सकते हो। ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहें उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ द मेंबर फंक्शंस ऑफ ए नेस्टेड क्लास फॉलो रेगुलर एक्सेस रूल्स एंड हैव नो स्पेशल एक्सेस प्रिविलेजेस टू मेंबर्स ऑफ देयर इंक्लोजिंग क्लासेस। मतलब जो हमारे मेंबर फंक्शंस हैं किसी भी क्लास के अंदर वो नॉर्मल रूल्स फॉलो करते हैं। लाइक जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं वो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, या जो ग्लोबल वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं उन्हें आप फंक्शन के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नाउ हियर इज अ एग्जांपल, क्लास आउटसाइड। हमने एक क्लास क्रिएट की आउटसाइड नाम से, उस क्लास के अंदर हमने एक नेस्टेड क्लास क्रिएट की पब्लिक क्लास नेस्टेड। हमने यहाँ पे ये नेस्टेड क्लास का एग्जांपल दिया है। एक दूसरी क्लास बनाई है हमने आउटसाइड क्लास के अंदर, उस क्लास का नेम हमने दिया है यहाँ पर नेस्टेड। अब इस नेस्टेड क्लास के अंदर
हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए, स्टैटिक टाइप के वो हमने डिफाइन किए हैं x एंड y एंड सम फंक्शंस लाइक इंटीजर f एंड इंटीजर g। यहाँ पर जो इंटीजर है ये इनका इन फंक्शंस का रिटर्न टाइप है। यहाँ पर f और g हमारे दो फंक्शंस हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए नेस्टेड क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आउटसाइड क्लास के अंदर हमारे एक नेस्टेड क्लास क्रिएट की है हमने। नाउ here is the another example of a nested class int outside। स्कोप रेजोल्यूशन हमने यूज़ किया है बिकॉज हम एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली उन्हें यूज़ कर रहे हैं मेथड्स को, क्लासेस को। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू 5, देन इंटीजर आउटसाइड नेस्टेड। इस क्लास के अंदर, आउटसाइड क्लास के अंदर हमने एक नेस्टेड क्लास बनाई। उसके अंदर, उस नेस्टेड क्लास के अंदर हमने f नाम से एक फंक्शन बनाया और हमने उसमें क्या रिटर्न करा रहे हैं, 0। यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ हुआ है टाइप डेफ। टाइप डेफ हमने पहले भी डिस्कस किया था। टाइप डेफ हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी आप स्ट्रक्चर का नेम चेंज कर सकते हो, एरे का नेम चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली वी यूज़ टाइप डेफ टू चेंज द नेम ऑफ ए स्ट्रक्चर। Now the concept of inheritance, as we have already discussed that inheritance is basically the concept of reusability. That means when a class inherits the features of some other class, it is called inheritance. Here the class which inherits the features of a other class is called a child class or a derived class। और जो क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को ड्राइव कर रही है उस क्लास को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास बोलते हैं। और जो हमारी मेन क्लास है उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। बेसिकली इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास और ओल्ड क्लास, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। द ओल्ड क्लास इज कॉल्ड एज बेस क्लास और सुपर क्लास एंड द न्यू वन इज कॉल्ड द ड्राइव्ड क्लास और सब क्लास। जो हमारी नई क्लास होती है, जो हमने न्यूली क्रिएट की है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, वी कॉल इट ए ड्राइव क्लास। और जो हमारी ओल्ड क्लास है, it acts as a parent class, we sometimes call it a base class or a super class। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारी ड्राइव्ड क्लास होती है वो हमारी जो पेरेंट क्लास है उसके फीचर्स को इनहेरिट करती है। इनहेरिटेंस का हम नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं अपने डेली लाइफ का। लाइक वी हैव अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स द फीचर्स ऑफ हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स के वो फीचर्स को इनहेरिट कर सकता है, लाइक कलर ऑफ हेयर्स, आईज। So this is a normal example of inheritance from our daily life. Now here are certain categories of inheritance: single inheritance, multi-level inheritance, after that multiple inheritance. The fourth one is hierarchical inheritance, and at last hybrid inheritance. We are going to discuss about these one by one. Now the first one is single inheritance. सिंगल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो चाइल्ड क्लास होती है वो सिर्फ एक ही सुपर क्लास से ड्राइव्ड होती है। दैट मीन्स व्हेन अ चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास और अ पेरेंट क्लास, इट इज़ कॉल्ड ए सिंगल इनहेरिटेंस। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, हेयर ए इज़ अ पेरेंट क्लास एंड बी इज़ अ चाइल्ड क्लास विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ए पेरेंट ए। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Multi-level, as the name suggests, it has different levels. It can be 1, 2 or 3, it depends on the user. Now when we talk about multi-level inheritance, जब हम मल्टी लेवल की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली ये होता है कि सपोज हमारे पास एक क्लास है A और एक B क्लास है। तो यहाँ पर B जो क्लास है वो फीचर्स को एक्सेप्ट कर रही है, इनहेरिट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर क्लास के, दैट इज़ A। और अगर इस B क्लास के कोई एक अनदर क्लास फीचर्स को इनहेरिट करती है, so this type of inheritance is called multi-level inheritance. So we can say that when driving a class from another derived class, this process is known as multi-level inheritance. Now the next one is hierarchical inheritance. When we talk about hierarchy, it shows the top down approach or bottom up approach. Here in this figure you can see that there is a class A, this is the parent class, and from this parent class we have derived 3 more sub classes, that is B, C and D। हमने यहाँ पे A क्लास से 3 क्लासेस को ड्राइव किया, B, C, D को। इस यहाँ पर हमने जो क्लासेस हैं
मल्टीपल क्लासेस ड्राइव की हैं एक सिंगल क्लास से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ हायरार्किकल इनहेरिटेंस. That means when the features of one class are inherited by more than one class, then it is called as hierarchical inheritance. Now the next one is multiple inheritance. अब हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है. हमने अभी सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा था. सिंगल इनहेरिटेंस में क्या था, कोई एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास के फीचर्स को ड्राइव कर सकती है. बट इन मल्टीपल इनहेरिटेंस देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. लाइक here is a class called C. This is the child class, and this class is inheriting the features of A and B. That means when a class inherits the features of multiple parents, then it is called a multiple inheritance. Now here is an example of hybrid inheritance. Basically जब हम hybrid वर्ड को डिस्कस करते हैं तो हाइब्रिड से हमारे माइंड में यह आता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स. सो सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हेयर. हाइब्रिड का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी अभी तक हमने इनहेरिटेंस के टाइप्स डिस्कस किया, आइदर इट इज सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रोसेसेस. लाइक हेयर वी हैव अ क्लास ए which is inheriting, sorry, we have a class A, and for this class A we have two subclasses B and D. These B and D classes inheriting the features of A, so therefore this is a hierarchical inheritance. After that from B and D another class A is inheriting the features, so this is a multi-level inheritance. So we have in this inheritance we are having two different inheritance processes, that's why we call it a hybrid inheritance. Now the concept of virtual base class. Basically जब हम virtual की बात करते हैं तो हम ये concept जनरली यूज़ करते हैं inheritance में. Suppose हमारे पास एक क्लास है, उसमें हमने कोई एक फंक्शन डिफाइन किया. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए ऐड फंक्शन. हमने ऐड नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया. उस ऐड फंक्शन को अगर आप किसी एक दूसरी क्लास में यूज़ करते हो विद सेम नेम, तो आपको बेस क्लास में उस ऐड फंक्शन को एज अ वर्चुअल यूज़ करना होगा. Basically when we talk about virtual base classes, it is a situation where all the three kinds of inheritance, multi-level, multiple and hierarchical inheritance are invoked. That means invoked का मतलब यहाँ पर है कि जब हम किसी भी inheritance process को कॉल करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, it is a virtual concept. Like हम यहाँ पर generally three concepts of inheritance यूज़ करते हैं, like multiple, hierarchical and multi-level. यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं वर्चुअल बेस क्लास का. लाइक देयर इज़ अ चाइल्ड क्लास विच इज़ हैविंग टू डायरेक्ट बेस क्लासेस, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2. देन द चाइल्ड इनहेरिट्स द ट्रेट्स और द फीचर्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स थ्रू टू सेपरेट पाथ्स. द ग्रैंड पेरेंट इज समटाइम्स रेफर टू एज अ इनडायरेक्ट बेस क्लास. जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या कोई भी एक नॉर्मल एग्जाम्पल लें, कोई एक चाइल्ड है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसके इनडायरेक्ट बेस क्लास कहलाते हैं. क्योंकि उनके साथ उसका कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसके पेरेंट्स के साथ है, विच वी कॉल अ पेरेंट क्लास. नाउ इनहेरिटेंस बाय द चाइल्ड माइट पोज सम प्रॉब्लम्स. ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट आर इनहेरिटेड इनटू चाइल्ड ट्वाइस, फर्स्ट पेरेंट 1 एंड अगेन पेरेंट 2. मतलब जो हमारा ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है इनहेरिटेंस का, ये कुछ सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. लाइक हमारे पास कोई एक चाइल्ड है, तो वो अगर फीचर्स एक्सेप्ट कर रहा है, एक्वायर कर रहा है अपनी बेस क्लासेस के, तो हो सकता है वो किसी फीचर को 2 टाइम्स एक्वायर करे, इनहेरिट करे. सो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है एम्बिग्विटी की. एम्बिग्विटी का मतलब होता है अगर हम किसी एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हेन वी आर रिपीटिंग और व्हेन वी आर यूजिंग अ सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन, देन इट इज़ कॉल्ड एम्बिग्विटी. सो यहाँ पर एम्बिग्विटी की एरर आ सकती है. दिस मीन्स चाइल्ड वुड हैव डुप्लीकेट सेट्स ऑफ द मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट. दैट मीन्स कि हमारे जो चाइल्ड क्लास है या कोई एक पर्टिकुलर चाइल्ड है, उसके पास कुछ डुप्लीकेट सेट्स या फंक्शंस आ सकते हैं. द डुप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स ड्यू टू दीज मल्टीपल पाथ्स कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग द कॉमन बेस क्लास एज वर्चुअल बेस क्लास. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने अभी ये डिस्कस किया था कि अगर हमें सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग क्लासेस में यूज़ करना है, सेम फंक्शंस अलग अलग क्लासेस में यूज़ करने हैं, तो वहाँ पर हम एक जो बेस क्लास है उसके फंक्शन को वर्चुअल बना सकते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम डुप्लीकेसी की रिमूव हो जाए.
So basically we use the concept of virtual to avoid the ambiguity errors. Now let's take an example of this virtual class. Here we have defined a class with name A. हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की है A नेम से, उसे हमने प्रोटेक्टेड बनाया है. प्रोटेक्टेड एक एक्सेस स्पेसिफायर है. दैट मीन्स कि कोई हमारे पास अगर क्लास है उसके फीचर्स को सिर्फ एक सब क्लास ही इनहेरिट कर सकती है, कोई और क्लास इनहेरिट नहीं कर सकती. वेर एज प्राइवेट में क्या होता था कि हमारे पास कोई एक क्लास है तो उसके फीचर्स को कोई सब क्लास भी इनहेरिट नहीं कर सकती. बट in some situations we need that a particular feature of a class can be inherited by its child class. Then we use the concept of protected access specifiers. यहाँ पे इस क्लास में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर टाइप का a. नाउ here is another class, क्लास b1. क्लास b1 में हमने इनहेरिट किया है एक पब्लिक क्लास A को. हमने यहाँ पे पब्लिक इसलिए यूज़ किया क्लास A के साथ कि कोई भी क्लास तभी इनहेरिट की जा सकती है जब उसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होगा. अगर उसे आप प्राइवेट करोगे या प्रोटेक्टेड करोगे वो दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं होगी. नाउ देयर इज द थर्ड क्लास, क्लास C, विच इज़ इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ B1 एंड B2, जिसने कि एक दो क्लासेस के फीचर्स को इनहेरिट किया है B1 और B2. यहाँ पे जो क्लास C है दिस इज़ कॉल्ड अ चाइल्ड क्लास बिकॉज इट इज़ इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ B1 एंड B2. नाउ इन दिस क्लास C we have declared a function f1. it is of integer type, it has a return type integer. यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को जो हमने डिफाइन किया था इंटीजर a उसको रिटर्न कराया क्लास C में. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कमेंट्स के थ्रू हमने शो किया है ओनली वन कॉपी ऑफ A विल बी इनहेरिटेड. दैट मीन्स जो हमारा A हमने डिफरेंट क्लासेस में यूज़ किया है वो सिर्फ वन टाइम ही कॉपी होगा, यूज़ होगा. दैट मीन्स हमने वर्चुअल कॉन्सेप्ट की हेल्प से इस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है यहाँ पर. नाउ हेयर इज अ एक्सरसाइज फॉर यू. यू कैन ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस. Question first is differentiate between multiple and multi-level inheritance, and the next question is define virtual base class. So this is the end for today's session. Thank you.